हेलो विद्यार्थियों, कैसे आप? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को गति दे रहे होंगे। इसी गति के साथ ही मैं एक बूस्टर डोज लेके आया हूँ, यानी अपना मॉडल पेपर दूसरा लेके आया हूँ, जिसको अभी अपन हल करने जा रहे हैं। आशा करता हूँ पहले वाला जो मॉडल पेपर था आपने देख लिया होगा, उसे समझ लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। अब प्रत्येक 2 दिन के अंतराल पे अपन मॉडल पेपर डाल रहे हैं, तो दूसरा पेपर अब आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है इसमें कि मानव भूगोल के जनक कौन है? बिल्कुल स्वाभाविक साधारण सा प्रश्न है कि जिसमें ब्लोस, पॉल विडाल डी लोबलेस, फ्रेडरिक गेडजेल, एलन कुमारी चर्चिल सैंपल और ग्रिफिथ टेलर, इन चार को दिया गया, तो इसमें अपना फ्रेडरिक गेडजेल जो है ना वो आता है, यानी मानव भूगोल के जो जनक हैं वो फ्रेडरिक गेडजेल आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसका, शहरों में चौराहे पर यातायात नियंत्रक बत्तियां कौन सी विचारधारा है या कौन सी विचारधारा से है ना ये संबंधित, यानी कि शहरों के चौराहे पे लगी हुई बत्तियां, ये बिल्कुल निश्चयवाद नवनिश्चयवाद विचारधारा का है ये, क्योंकि ग्रिफिथ टेलर ने जो है ना ये कहा था, एक संभववाद विचारधारा को उन्होंने बताया था, जो एक नवनिश्चयवाद विचारधारा में आता है कि चौराहे पे लगी हुई बत्तियां जो है ना, जिस प्रकार से ट्रैफिक का संचालन करती है, ठीक उसी प्रकार से प्रकृति जो है ना वो मानव का संचालन करती है। तीसरा प्रश्न है कि सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश है, यानी कि सबसे ज्यादा मानव विकास सूचकांक है ना वो किस देश का है? तो नॉर्वे देश का सबसे ज्यादा मानव विकास सूचकांक है। इसके बाद में क्वेश्चन आता है, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? जनसंख्या वृद्धि पूछी गई है, ना कि जनसंख्या पूछी गई है। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला होता है। तो देखो, जनसंख्या वृद्धि पूछी गई है, जनसंख्या वृद्धि दर किसकी है ना वो ज्यादा है, तो इसमें अफ्रीका महाद्वीप की वृद्धि दर है ना वो ज्यादा आ रही है, जो लगभग 1.64% के आसपास से जो है ना वो आ रही है। अगर ये पूछा जाता है कि किस महाद्वीप की जनसंख्या ज्यादा है, तो इसमें कौन सा आ जाता आपका? एशिया महाद्वीप आ जाता। इसके बाद में प्रश्न है, ट्यूलिप पुष्प की कृषि किस देश में प्रसिद्ध है? यानी कि पुष्प उत्पादन है ना वो सबसे ज्यादा कौन से देश में होता है? नीदरलैंड में होता है। और नीदरलैंड में भी जो पुष्प उत्पादन हो रहा है ना, वो कौन सा पुष्प उत्पादन होता है? वो होता है ट्यूलिप नामक जो पुष्प होता है ना, उसका उत्पादन नीदरलैंड में ज्यादा होता है। इसके बाद में प्रश्न है छठा, कि प्रतिवर्ष मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करता है, यानी कि 1990 के बाद से जो है ना प्रतिवर्ष मानव विकास प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही है। डॉक्टर महबूब हुक जो है ना इसके प्रतिपादक रहे हैं, और ये यूएनडीपी यानी कि यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भी इसे कह सकते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, डिब्बा वाला सेवा किस शहर की प्रमुख सेवा है? सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, इस कई बार जो है ना ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि डिब्बा वाला सेवा किस शहर के लिए प्रमुख सेवा मानी जाती है? तो मुंबई के लिए मानी जाती है। काफी ज्यादा भीड़ भाड़ युक्त ये क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर खाने की सुविधाएं जो है ना वो डिब्बों में बंद करके, या डिब्बे बंद जो है ना टिफिन सेंटर जैसे बोले जाते हैं, उनका संचालन यहाँ पर ज्यादा होता है। तो ये मुंबई जो शहर है ना वो इसके लिए अच्छा माना या प्रसिद्ध है, डिब्बा वाला शहर के नाम से। अगला प्रश्न है, धुएं की चिमनी वाला उद्योग है। धुएं की चिमनी, जहां पर वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए सबसे ज्यादा धुआं जो है ना वो प्रसारित हो, या धुआं है ना वो निकलता है, तो धुएं वाली चिमनी किस उद्योग को कहा जाता है? यानी कि भारी इंजीनियरिंग उद्योग हो गया, धातु पिघलाने वाले उद्योग हो गए, रसायन निर्माण उद्योग, यानी कि इसमें उपरोक्त सभी आ जाएगी। जो उद्योग है ना सभी से धुआं धुआं है ना वो निकलता है। इसके बाद में खट्टे रसदार फलों की कृषि किस कृषि की विशेषता है? यानी कि खट्टे फल जो होते हैं ना वो कौन सी कृषि क्षेत्र में होता है? तो वाणिज्य कृषि, रोपण कृषि, जीवन निर्वाह कृषि और भूमध्य सागरीय कृषि। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि वाले जो क्षेत्र है, उन प्रदेशों में, भूमध्य सागर के आसपास वाले प्रदेशों में जो है ना खट्टे फलों की कृषि की जाती है, तो इसमें भूमध्य सागरीय कृषि आपकी शामिल है। अगला प्रश्न है, एफिल टावर के सामने, यानी एफिल टावर के सामने कौन सी नदी आंतरिक जलमार्ग है ना वो बनाती है? तो साइने नदी आ जाएगी इसमें, जो एफिल टावर के सामने जो है ना वो एक आंतरिक जलमार्ग का निर्माण करती है। ध्यान रखना, यहाँ पर गंगा नदी मत कर देना, गंगा नदी नहीं है इसमें। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत रहा है, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है ना वो नगरों की रही है? तो इसमें आएगा आपका 31.16% जो जनसंख्या है वो नगरों की रही है। और लगभग 68% 68.84% जो जनसंख्या है ना वो ग्रामीण क्षेत्र में, यानी कि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या, भारतीय जनसंख्या घनत्व वितरण और वृद्धि वाले लेसन के अंदर अपने जो जनसंख्या संगठन पढ़ा था, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या संगठन, उसमें देखा था कि 68.84% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में है और 31.16% जनसंख्या शहरी क्षेत्र में, यानी कि 2001 से लेकर
2001 से लेकर 2011 के मध्य 2000 मैं इसको थोड़ा-सा समझा देता हूँ कि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का जो पॉइंट है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि 2001 से लेकर 2011 के मध्य भारत में जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी, वो 18.14 करोड़ की वृद्धि हुई थी। 18.14 करोड़, जिनमें से 9.10 करोड़ जो है, वो तो शहरों में जनसंख्या बढ़ी थी और 9.4 करोड़ जो जनसंख्या है ना, वो ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि हुई थी। इस प्रकार से 18.14 करोड़ वृद्धि हुई थी और जिसमें 31.16% जो है ना, वो ग्राम शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी है, तो इसमें 31.16% आएगा। भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई है? 1901 में, 1890 में, 1872 में, 1851, यानी भारत की जनगणना जो है ना, वो पहली 1872 में हुई थी, जो संपूर्ण भारत में ना होकर भारत के कुछ ही क्षेत्रों तक है ना ये सीमित रही है, इसलिए 1872 में रही है। और फिर अगर देखें 1881 से फिर नियमित जनगणना है ना प्रारंभ हो गया, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में ये जनगणना लगातार होती जा रही है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में श्रमिकों का अनुपात जो है ना वो कितना है? यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार श्रमिकों का अनुपात कितना था? तो इसमें 39.8% आ जाएगा, जिसमें कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक दोनों है ना वो शामिल है, तो ये आ जाएगा, इसमें 39.8% इसमें आ जाएगा। इसके बाद में प्रश्न आ रहा है कि संचार सेवाओं में किसका प्रेक्षण सम्मिलित है? यानी कि संचार सेवाओं में क्या क्या है ना वो शामिल है। संचारों में शब्दों का भी आदान प्रदान होता है, संदेशों का आदान प्रदान होता है, तथ्यों और विचारों का भी आदान प्रदान होता है, तो यानी कि इसके अंदर दोनों है ना वो सही है, तो उपरोक्त दोनों इसमें शामिल कर लिए जाते हैं। इसके बाद में आगे का क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन आ रहा है कि विश्व का व्यस्ततम समुद्री जल मार्ग कौन सा है? एक सबसे बड़ी चीज ये मैं बताने जा रहा हूँ कि विश्व का व्यस्ततम समुद्री जल मार्ग कौन है? इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं। व्यस्ततम समुद्री मार्गों में अगर देखा जाए तो देखो, दो तीन चीजें इसमें बताई गई है, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों के साथ ये घटित हुआ है। एक प्रैक्टिकल एग्जामिनर आए थे, उन्होंने बच्चों मेरी ऑफलाइन क्लास से जो थी उसमें प्रैक्टिकल एग्जामिनर आए ना और बच्चों से पूछा, तो एक तो राइन नदी जल मार्ग, और एक हो गया वृहत जलमार्ग भी कह सकते हैं, वृहत ट्रंक जलमार्ग, ठीक है, या इसे अपन अटलांटिक उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग या समुद्री जल मार्ग इसे कह सकते हैं। तो उन दोनों में से कुछ बच्चों ने राइन नदी बताया तो कुछ ने अटलांटिक बताया, बल्कि हकीकत यह है कि उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो है ना, वो विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्गों में माना जाता है, जिसे वृहद ट्रंक मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आ गया आपका उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, ये विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। ये अभी अपन जब लेसन करवाएंगे ऑफलाइन रिपीट के ऑनलाइन रिपीट में, तो उस समय भी आपको मानचित्र बनाकर बताएंगे कि ये पश्चिमी यूरोप के जो देश है उनको उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित देशों के साथ है ना वो जोड़ता है। तो ये अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में जो है ना ये मार्ग जो विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। अगला पॉइंट प्रश्न आ रहा है कि द पॉपुलेशन बम पुस्तक के लेखक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखना है, बिल्कुल भूलना भी नहीं है। ए हर लिच आएगा इसमें, ए हर ए हर लिच, उन्होंने द पॉपुलेशन बुक बम बुक के नाम का जो है ना वो प्रकाशन किया था। इसके बाद में है, भारत में सड़कों की दशा सुधारने के लिए 20 वर्षीय सड़क योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है कि इस योजना का जो प्रारंभ है ना वो कब किया गया था? तो 1961 जो है ना इसमें आ जाता है कि भारतीय की इसमें सड़क जो थी 20 वर्षीय योजना, इसका प्रारंभ 1961 में है ना वो किया गया है, जिससे ताकि सड़कों की दशा है ना वो सुधारी जा सके। इसके बाद में क्वेश्चन आ रहा है कि ढाणी ढाणी हो गया, ढाणी हो गया आपका, थोड़ा सा आगे कर लेते दिख जाएगा आपको। ढाणी हो गया, पाला, नाड़ा, नगला किस बस्ती के लिए जो है ना इसे काम इन शब्दों को काम में लिया जाता है? तो ढाणी, पाड़ा, नाला, नगला ये एक क्षेत्रीय बस्तियों की श्रेणी में आते हैं कि एकांकी बस्ती, थोड़ी अलग अलग बस्तियां आती है एक जगह ना होकर, तो ऐसे में पल्ली बस्तियां या इसे पल्लीकृत बस्तियां भी कहा जाता है, तो ये बस्तियां जो है ना इसमें शामिल है। ये हो गया आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो एक आधा आधे नंबर के आने वाले हैं। इसके बाद में आता है रिक्त स्थान, ब्लैंक्स आएंगे, जो 10 प्रश्न होंगे, आधा नंबर का होगा, प्रत्येक प्रश्न है ना वो आधा नंबर का होगा, और 10 प्रश्न होंगे तो 5 नंबर के आपके आएंगे। तो
अगला प्रश्न है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग निवास करते हैं। यह कथन किस विद्वान ने कहा था? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। तो यानी ये जो परिभाषा है, ये किस विद्वान के द्वारा है ना वो दी गई है। तो ये क्वेश्चन कई बार ऑफलाइन टेस्टों में भी जो है ना वो पूछा गया। तो कृषि कृषि शब्द है एक, वो कृषि के द्वारा जो है ना ये सब है ना ये दिया गया कृषि। या अगर अपन पूरा अगर बताना चाहे इसका तो आप लिख सकते हो जॉर्ज बी क्रेसी। जॉर्ज बी क्रेसी, केवल क्रेसी भी है ना वो लिखा जा सकता है, लेकिन पूरा याद रखना है आपको। जॉर्ज बी क्रेसी ने जो है ना ये कहा है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर तो कम लोग रहते हैं और कम स्थानों पर है ना वो अधिक लोग रहते हैं। ये प्रश्न जो है ना आपका अति लघुत्रात्मक भी बनकर आ सकता है। अति लघुत्रात्मक में प्रश्न बन के आ सकता है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग निवास करते हैं, यह कथन किसने कहा था, यह कथन किसका है? तो इसमें आ जाएगा उत्तर में जॉर्ज बी क्रेसी। तो ब्लैंक्स में भी, खालिस्तान में भी आ सकता है, रिक्त स्थान में, और अति लघुत्रात्मक प्रश्न में भी यह क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, खाली ब्लैंक्स दे रखा है, के दशक में मानव भूगोल की तीन विचारधाराओं का जन्म हुआ था? यानी खालिस्तान इसमें दे रखा है, ये पूछा गया है कि इसमें तीन विचारधाराएं जो है ना उनका उदय हुआ था, कि कौन सी विचारधाराओं का उदय हुआ था? तो उसमें उत्तर में आ जाएगा आपका 1970। 1970 के अंदर जो है ना वो तीन विचारधाराओं का जन्म हुआ था, और ये तीनों विचारधाराएं थी आमूलवादी, व्यवहारवादी और मानवतावादी या कल्याण परक। आमूलवादी को रेडिकल भी कहते हैं, व्यवहारवादी हो गया, मानवतावादी या कल्याण परक, इन तीन विचारधाराओं का जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, अति लघुत्रात्मक भी इसका प्रश्न बन सकता है कि 1970 के दशक में मानव भूगोल की तीन विचारधाराओं का जन्म हुआ था, उनके नाम लिखिए। तो सबसे बड़ी चीज यही है, आपको इसे ब्लैंक्स के रूप में भी और अति लघुत्रात्मक के रूप में भी याद करना है। अगला प्रश्न है तीसरा, उसमें क्या कह रखा है कि विकास का अर्थ परिवर्तन है जो मूल सापेक्ष है। मूल सापेक्ष यानी विकास कैसा होता है? गुणात्मक होता है। तो इसमें उत्तर में आ जाएगा आपके गुणात्मक। तो इसमें आपको गुणात्मक लिख लेना है। फिर अगला, विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है। आपको चैप्टर के दौरान भी आराम आसानी से इसमें बताया गया कि विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है हाथ से बनाना, हाथ से बनाना। लेकिन आजकल उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं को भी जो है ना इसमें शामिल किया जाने लगा है, लेकिन सही उत्तर इसका यही होगा कि हाथ से बना हुआ। अगला क्वेश्चन है, दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़क जो 80 मीटर चौड़ी होती है वो क्या कहलाती है? 80 मीटर चौड़ी बड़े महामार्ग होते हैं, महामार्ग। तो यानी इसे क्या नाम दिया गया है? महामार्ग नाम दिया गया। आपको परिवहन व संचार वाले टॉपिक में आपको इस लाइन को जो है ना लिखवा कर अंडरलाइन करवाया गया है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्नों में शामिल है। अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत या सरकार के स्वामित्व वाली भूमि को कहा जाता है, यानी कि ऐसी भूमि जो ग्राम पंचायत या सरकार के अधीन होती है वो क्या कहलाती है? ऐसी भूमि जो है ना वो साझा स्वामित्व वाली भूमि कहलाती है। इसे क्या कहा जाता है? साझा स्वामित्व। साझा स्वामित्व वाली भूमि भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को कौन सी सड़कें कहा जाता है? यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनी हुई जो सड़कें होती है ना वो सीमावर्ती सड़कें कहलाती हैं। सीमावर्ती सड़कें। और इसे बीआरओ बनाता है, बीआरओ यानी कि बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन। सीमा सड़क संगठन भी जो है ना वो कहा जाता है। तो ये इस बनाई सीमा बीआरओ द्वारा इसे बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक्स दे रखा है, भारत का सबसे बड़ा नगरीय संकुल है। नगरीय संकुल यानी ऐसा शहर जिसके विकास हुआ और उसके साथ साथ आसपास के जो और शहर है ना उनका भी विकास हो गया उसके कारण, तो इसे इसमें आ जाता है वृहत मुंबई। अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। नगरीय संकुल, भारत का सबसे बड़ा नगरीय संकुल है वृहत मुंबई। फिर आ जाता है, भारत में भार के अनुसार, भार यानी वजन उठाने के अनुसार तथा मूल्य के अनुसार वस्तुओं के सस्ती हैं या महंगी हैं के अनुसार लगभग ब्लैंक्स विदेशी व्यापार महामार्गों द्वारा, महामार्गीय मार्गों द्वारा होता है। यानी कि भारत का लगभग 90% वजन वाले जो होते हैं ना वो तो 90%, और मूल्य की दृष्टि से 70% जो है ना वो महामार्गों के द्वारा जो है ना, या जल मार्ग भी कह सकते हैं इसे, कि जल मार्गों के द्वारा जो है ना इसका परिवहन किया जाता है। फिर अगला प्रश्न आ जाता है, संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार कौन सी नीति है ना वो अपनाती है? यानी कि
सबका एक संतुलन विकास हो, तो उसके लिए आ जाता है प्रादेशिक नीति अपनाती है। प्रादेशिक यानी कि प्रत्येक प्रदेश की जो है ना ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सबका जो है ना वो समान इसमें विकास होना चाहिए या सबका समान दृष्टि से जो है ना प्रदेशों का विकास किया जाना चाहिए, ताकि सभी जो क्षेत्र जो है ना वो एक व्यवस्थित तरीके से जो है ना अपना कार्य कर सके। तो ज्यादातर क्षेत्रों में इस प्रकार ज्यादातर क्षेत्रों का जो प्रादेशिक अविभिन्नता पाई जाती है, प्रादेशिक असमानता पाई जाती है ना, उन क्षेत्रों के विकास के लिए प्रादेशिक नीति है ना वो अपनाई गई है। तो इस प्रकार से अपने ये 2 प्रश्न है ना वो पूरे हुए हैं और अब तीसरा प्रश्न अपन लेकर आ रहे हैं अपने अति लघुत्रात्मक वाला। यानी कि जो 1 नंबर के जो प्रश्न है ना वो पूछे जाते हैं अति लघुत्रात्मक। अब इन अति लघुत्रात्मकों में हमें ये देखना है कि कौन-सा प्रश्न है ना वो कहाँ पर किस प्रकार से आ रहा है। जो ये 9 प्रश्न आएँगे इसमें और 9 प्रश्नों में भी 1 प्रश्न 1 नंबर का होगा, तो ऐसे में कुल मिलाकर 9 प्रश्न है ना वो 9 अंक के हो गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आ रहा है वो आपका तीसरा प्रश्न है। ये क्या कह रहा है कि अफ्रीका की ये प्रश्न थोड़ा फोल्ड कर लेते हैं ताकि पूरा पेपर है ना आपको आसानी से दिखाई दे जाए। ये अति लघुत्रात्मक वाला है। ये कह रहा है कि अफ्रीका की कटंगा जाम्बिया तांबा पेटी की जनसंख्या सघन क्यों है? अपन ने ऑफलाइन क्लासों में या अभी ऑनलाइन क्लास में भी अपन ने पढ़ा है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक थे जिसमें खनिज यानी आर्थिक कारक, भौतिक कारक पढ़े थे 4, आर्थिक कारक पढ़े थे 4, इसमें एक आया था खनिज। खनिज भी जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसमें उदाहरण दिया था कि अफ्रीका की जाम्बिया तांबा पेटी है ना, वो जनसंख्या सघन है वहाँ की। तो इसमें पूछा है कि वहाँ की सघन जनसंख्या क्यों है? तो यानी कि तांबा खनन से उत्पन्न रोजगार के कारण, यानी कि यहाँ पर तांबा जो है ना, वो अधिक निकाला जाता है। तो तांबे के कारण जो है ना यहाँ पर लोगों को क्या मिल जाता है? रोजगार मिल जाता है तांबे खनन के कारण। जैसे इसी ऐसे ही हमारे राजस्थान में झुंझुनू के पास में के खेतड़ी कोपर के नाम से जाना जाता है, तो वहां पर पहले पर्वतीय क्षेत्र थे, जनसंख्या बहुत कम थी, लेकिन खनन क्रिया के कारण तांबे के कारण वहां पर जनसंख्या ज्यादा निवास करने लग गई है। फिर जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं उदाहरण भी लिखे, यानी कि जीवाश्म ईंधन के बारे में बताना है, वो उदाहरण भी देना है। तो जीवाश्म ईंधन क्या होता है, यानी कि इसमें वे खनिज आते हैं जो पृथ्वी में दबे प्राणियों पादप जीवों से हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि पृथ्वी के अंदर पादप और जीव जंतु जब दब जाते हैं और उनके ऊपर परत दर मिट्टी दबती रहती है, ताकि ताप और दाब के कारण वे किस में बदल जाते हैं, जैविक खनिजों में या जीवाश्म में या खनिज ईंधन में अणु बदल जाते हैं, जिसमें कोयला पेट्रोलियम शामिल होता है। इसके बाद आता है थॉमस माल्थस का सिद्धांत। थॉमस माल्थस का सिद्धांत अपन एक दो लाइन में पढ़ा है कि उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने ये जो सिद्धांत है ना लगभग 1798 में दिया था और 1798 में उन्होंने कहा था कि खाद्यान्नों की अपेक्षा जनसंख्या है ना वो तीव्र गति से बढ़ रही है, यानी कि जितने खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो रहे हैं ना तो उसकी अपेक्षा जनसंख्या तेज गति से बढ़ रही है और इस तेज गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के परिणाम क्या रहेंगे? युद्ध जैसे हालात उत्पन्न हो जाएंगे, बीमारियां है ना वो उत्पन्न हो जाएंगी। तो ये थॉमस माल्थस का सिद्धांत था। फिर चौथा प्रश्न है कि किन्हीं दो राज्यों के नाम बताए जहां दो दो पतन, यानी कि भारत के उन राज्यों के जो तटीय राज्य हैं उनके नाम बताने हैं जहां पर दो दो पतन है ना वो स्थित है। जैसे पश्चिमी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल में कोलकाता पतन और हल्दिया पतन है, तो यहाँ पर दो पतन हो गया। इसी प्रकार से तमिलनाडु भी है जहाँ पर तूतीकोरिन और तूतीकोरिन के पास में जो है ना वो चेन्नई पतन भी है। तो इस प्रकार से ये दो राज्य हैं जहाँ पर दो दो पतन है। अगला प्रश्न है पर्यटकों के घरों में रुकने की व्यवस्था का गोवा और कर्नाटक में नाम बताइए। यानी कि पर्यटक जो लोग टूरिस्ट भ्रमण करने के लिए जाते हैं, तो जिन लोगों में उनके रखने की व्यवस्था की जाती है उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे गोवा में तो हेरिटेज होम्स के नाम से जाना जाता है और कर्नाटक में मेडिकेरे और कुर्ग कुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। मेडिकेरे और कुर्ग के नाम से है ना वो जाना जाता है। अगला प्रश्न है एसपीसीबी, यानी एसपीसीबी का पूरा नाम हमें बताना है। यह एसपीसीबी क्या है? यानी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नाम से इन्हें जाना जाता है, या अपन यह कह सकते हैं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी कहा जा सकता है। अगला कोहरा धूम्र कोहरा किसे कहते हैं? यानी कि धूम्र कोहरा, वैसे कोहरा सामान्य है लेकिन इस सामान्य कोहरे में औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले जो विभिन्न प्रकार के हानिकारक प्रदूषित जो हवा होती है ना, वो प्रदूषित हवा वो सामान्य कोहरे में मिल जाती है और उस प्रदूषित हवा में जो कुछ कण होते हैं
धुआँ के कण होते हैं ना, उन धुआँ के कणों पे सामान्य कोहरे पे जो ओस की बूँदें होती हैं ना, वो जमा हो जाती हैं और उनकी सघनता इतनी पास-पास हो जाती है कि हमें आसानी से दिखाई भी नहीं देता है। इसे धूम्र कोहरे का नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखने लायक है, देखना कि किन साधनों का विकास विशिष्ट सामग्रियों को विशिष्ट परिस्थितियों में परिवहन की मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है। यानी ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी जिसमें ज्यादातर हो गया, इसमें रज्जु मार्ग, केबल मार्ग, ये जो आपको बताए थे ना, पाइप मार्ग, ये सारे इसमें शामिल होते हैं। एक प्रश्न आ जाता है, चिक्कल क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है? चिक्कल चिक्कल देखो क्या होता है कि ज्यादातर चुविंगम बोलते हैं, इसे बोला जाता है चुविंगम, या जनरल भाषा में आप बोलते हो, रोज लगभग खाने के काम में भी लेते हो, चिग्गम बोलते हो आप इसे। ठीक है, उसी चुविंगम भी की बात कर रहे हैं, चिग्गम की बात कर रहे हैं। उसको खाने के बाद में जब आप उसे फेंकते हो, बच्चे शरारती होते हैं ज्यादातर, कभी टेबलों के नीचे, स्टूल के ऊपर भी लगा देते, चिपक जाते हैं। ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं, तो चिपका देते हो आप। चिक्कल, वो चिक्कल होता है। तो यानी कि जो चिगम होती है, चुविंगम भी कहते हैं इसे, उसको चबाने के बाद में जो शेष अपशिष्ट पदार्थ जो बचता है, जिसे आप फेंकते हो, कहीं चिपका देते हो ना, उसी को क्या कहा जाता है? चिक्कल कहा जाता है। और ये चिक्कल जो है ना, वो जेपोटा जेपोटा एक वृक्ष होता है, उस जेपोटा वृक्ष के दूध से जो है ना, इसे बनाया जाता है। तो चिक्कल जो है ना, वो जेपोटा वृक्ष के दूध से बना पदार्थ होता है, जो खाने या चबाने के जो है ना, वो काम में लिया जाता है। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न आ रहा है कि नवनिश्चयवाद विचारधारा क्या है? बिल्कुल ये 1.5 नंबर का प्रश्न है। जो नवनिश्चयवाद विचारधारा है ना, वो इसमें आते हैं, यानी कि इस नवनिश्चयवाद विचारधारा का जो विकास है, वो 19वीं शताब्दी में ग्रिफ टेलर के द्वारा किया गया था। और उन्होंने एक बात बताई थी कि प्राकृतिक वातावरण को सर्वप्रमुख माना था। ग्रिफ टेलर ने क्या कहा है कि प्राकृतिक वातावरण सर्वप्रमुख है। ग्रिफ टेलर ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया गया था कि वातावरण के द्वारा किए जाने वाले नियंत्रणों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि वातावरण में रहकर वातावरण के अनुसार चलना ही एक मनुष्य का मतलब कह सकते हैं कि बुद्धिमानी होगी। या उसने कहा था कि प्रकृति का मानव पर पूरा नियंत्रण है। यानी उन्होंने कहा कि न तो प्रकृति का मानव के ऊपर पूरा नियंत्रण है और न ही मनुष्य प्रकृति के ऊपर विजेता है। यही नवनिश्चयवाद है ना, वो कहलाता है। इस प्रकार से उन्होंने ये परिभाषा दी थी कि ना तो प्रकृति मनुष्य के ऊपर विजेता है और ना ही मानव जो है ना, वो प्रकृति के ऊपर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित कर पाया है। तो इस प्रकार से ये नवनिश्चयवाद की जो विचारधारा है, वो ग्रिफ टेलर के द्वारा दी गई थी। और उन्होंने एक बात और भी कही थी कि किस प्रकार से मतलब दोनों, मनुष्य और मानव प्रकृति दोनों मिलकर जो है ना, अगर सही व्यवस्थित चले तो अपना मानव अपना विकास कर सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, वृद्धि और विकास में अंतर। यानी वृद्धि और विकास में अंतर अब अपने पहले भी पढ़ा था कि वृद्धि मात्रात्मक होती है, जबकि विकास है ना, वो गुणात्मक होता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास गुणात्मक होता है। यानी कि वृद्धि धनात्मक, अपन ये कह सकते हैं कि वृद्धि जो है ना, अ, एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, बल्कि विकास है ना, वो जीवंत पर्यंत चलता रहता है। वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, बल्कि विकास है ना, वो गुणात्मक होता है। इसके बाद में आगे पार्ट ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, यानी कि ये बिल्कुल महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, पार्ट ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो रूस का रेल मार्ग है, बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। यह रेल मार्ग जो है ना, वो रूस के पश्चिम में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होता है और पूर्व में स्थित प्रशांत महासागर का जो तट है, उस प्रशांत महासागर के तट के ऊपर व्लादिवोस्टोक तक है ना, वो जाता है। ये एशिया का महत्वपूर्ण रेल मार्गों की श्रेणी में से गिना जाता है, जो 9,322 किलोमीटर है ना, वो लंबा है। धुरी लाइन वाला विद्युतीय पथ है ये, धुरी लाइन है और विद्युत से है ना, ये चलता है। यह रेल मार्ग जो है, ये सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होगा और मॉस्को, कजान, ट्यूमन, चिता होता हुआ व्लादिवोस्टोक तक है ना, ये पहुंचता है। तो एक महत्वपूर्ण रेल मार्गों की श्रेणी में इसे गिना जाता है, क्योंकि ये जो रेल मार्ग है, वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यूरोप और एशियाई देशों के साथ है ना, ये आपस में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, वो माना जा रहा है। इसके बाद में आ जाता है द्विपार्श्विक या बहुपार्श्विक व्यापार। यानी द्विपार्श्विक नाम से पता चल रहा है, यानी कि दो देशों के मध्य होने वाला जो व्यापार है, नाम से पता चल रहा है, यानी कि दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार जो है ना, वो द्विपार्श्विक व्यापार कहलाता है। या अपन ये कह सकते हैं कि बहुपार्श्विक व्यापार। इसमें क्या कहेंगे, यानी कि बहुत से देशों के मध्य, बहु
पार्श्विक यानी परस्पर, और ये हो गया द्विव यानी दो, पार्श्विक यानी दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार द्विपार्श्विक, और बहुपार्श्विक यानी बहुत से देशों के मध्य होने वाला व्यापार जो है ना वो बहुपार्श्विक व्यापार कहलाता है। इसके बाद में आ जाता है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यानी पर्वतीय क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिए। तो ये जो पर्वतीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जो है, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में 1974 से लेकर 1979 के मध्य की जो पंचवर्षीय योजना थी पांचवी, उसमें इसे चलाया गया था। और एक 1981 के अंदर एक राष्ट्रीय समिति बनी थी, 1981 में एक राष्ट्रीय समिति बनी थी, और उसमें यह कहा गया था कि जो पर्वतीय क्षेत्र 600 मीटर की ऊंचाई पर है वो उनका ज्यादा विकास नहीं हो रहा है, तो उन क्षेत्रों का है ना वो चुनाव किया जाना चाहिए, और उन क्षेत्रों का है ना वो विकास किया जाना चाहिए। और उनका विकास कैसे होगा? वहां पर बागवानी, पेड़ पौधे लगाना, पशुपालन करना, वहां पर वो चारागाहों का विकास करना, और स्थानीय स्तर पर छोटे कुटीर उद्योग जो होते हैं ना वो उनकी स्थापना करना, ताकि वहां के लोग पशुचारण करके और वो कुटीर उद्योगों में काम धंधा करके अपना विकास है ना वो कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था जो है ना वो चलाई गई थी। इस व्यवस्था के लिए उन्होंने कौन कौन से क्षेत्रों को चुना गया था? कि उत्तराखंड की मिकिर की जो पहाड़ी है, असम की कछार की पहाड़ियाँ, दार्जिलिंग, पश्चिमी बंगाल का जो दार्जिलिंग जिला है, वो उसमें शामिल था। इसके अलावा नीलगिरी जो पर्वत श्रेणी है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी भी इसमें शामिल थी। तो उन क्षेत्रों का जो है ना इसमें चुनाव किया गया था, और इसके आधार पर पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को जो है ना वो आधार प्रदान किया गया था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद में आ जाता है जल प्रदूषण निवारण के उपाय, कि जल को प्रदूषित होने से जो है ना वो किस प्रकार से बचाया जा सकता है, या जल को किस हद तक जो है ना प्रदूषण होने से रोका जा सकता है। तो इसमें देखो पहला तो यही है कि ज्यादातर उद्योगों से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ वगैरह होते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को जो है ना इन्हीं जल स्रोतों में है ना वो डालने से रोका जाना चाहिए, क्योंकि जब तक अपन उन जल स्रोतों में अपशिष्ट पदार्थों को डालने से नहीं रोकेंगे ना, तो ज्यादातर उद्योगों से निकला अपशिष्ट पदार्थ हानिकारक होता है, और वो उन्हीं क्षेत्रों में जो है ना वो प्रवाहित होता रहता है, जिसके कारण वहां पर ज्यादा गंदगी वगैरह व्याप्त हो जाती है। इसके बाद में दूसरा है घरेलू अपशिष्ट वाहित मल हो गया, घर से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है उनको भी अपन जल स्रोतों में, नदियों में बहा देते हैं, जिसके कारण वो गंदा हो जाता है। तो उसको ऐसा करने से रोका जाना चाहिए, उस पानी को उपचारित करके ही डालना चाहिए। इसके अलावा हो गया पेयजल स्रोतों के निकट गंदगी होना, नहाने धोने का कार्य करना, मवेशी होते हैं वो खुले जो तालाब वगैरह होते हैं उसमें चले जाते हैं, अपशिष्ट पदार्थों का त्याग कर देते हैं, जिससे पानी प्रदूषित हो जाता है। या जल स्रोतों में मृत पशु पक्षियां उनको डाल देने, फूल मालाएं, मूर्तियों का विसर्जन करते हैं, इस कारण जो है ना वो जल प्रदूषित हो जाता है। तो ऐसे कार्य करने से जो है ना वो लोगों को रोका जाना चाहिए, ताकि अधिक से जल को जो है ना वो प्रदूषित होने से अपन रोक सकते हैं। इसके बाद में अगला तो प्रश्न आता है आपका, जल प्रदूषण पर टिप्पणी लिखनी है, यानी कि जल प्रदूषण पर टिप्पणी, यानी प्रदूषित जल कैसे होता है, जल प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि जल प्रदूषण क्या है, यानी कि जल के जो जल की गुणवत्ता होती है, या जल के अविवेकपूर्ण उपयोग से जल की गुणवत्ता में कमी होना। अविवेकपूर्ण, एक व्यवस्थित रूप से अपन अगर जल का उपयोग नहीं कर रहे तो उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाएगी, और उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाएगी तो जल है ना वो प्रदूषित हो जाएगा। ये ज्यादातर दो स्रोतों से होता है, जिसमें प्राकृतिक स्रोत भी शामिल होता है और मानवीय स्रोत भी। प्राकृतिक स्रोतों में अपन ज्यादातर देखते हैं मृदा का अपरदन हो गया, धूल भरी आंधियां, ज्वालामुखी, वृक्षारोपण, मिट्टी का कटाव वगैरह जो कई कारण हो जाते हैं, उनसे दूषित हो जाते हैं। मानव जाते हैं, मानव खुद घरेलू अपशिष्ट, नगरीय अपशिष्ट हो गया, नहाने धोने का कार्य हो गया, वाहित मल वगैरह, पशु पक्षियों से ये जो है ना वो प्रदूषित हो जाता है। इसके बाद में इसके प्रभाव भी अपन देखते हैं, क्योंकि जल प्रदूषण से जो काफी ज्यादा जहरीले गैसें वगैरह उसमें अपशिष्ट पदार्थ मिलने के कारण जो है ना बीमारी हो जाती है। जैसे कुछ ही दिनों पहले अपने मध्य प्रदेश में देखा था, सीवरेज लाइन पीने योग्य पानी से अटैच होने के कारण जो है ना कितना दूषित पानी आया था, कई बच्चों की, कई व्यक्तियों की है ना वो मौतें हो गई थी। दूषित जल है ना उसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इस कारण से दूषित जल जो होता है उसको गंदा होने से रोका भी जाना चाहिए, और दूषित जल को जो है ना पीने से काफी ज्यादा बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं, तो इसे बचा जाना चाहिए। अगला प्रश्न आ जाता है, प्रौद्योगिकी ध्रुव किसे कहते हैं, यानी प्रौद्योगिकी ध्रुव होते क्या है। यानी कि इसमें ऐसे प्रौद्योगिकी को शामिल किया गया, ऐसे उद्योगों को शामिल किया गया जो विभिन्न देशों में स्थित होते हैं, विभिन्न राष्ट्रों में स्थित होते हैं। ये आत्मनिर्भर होते हैं और उच्च विशेषताओं वाले होते हैं। ऐसे उद्योगों को प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। जैसे उदाहरण दिया गया है, उदाहरण में आ जाता है इसमें अमेरिका में स्थित सैन फ्रांसिस्को जो है, उस सैन फ्रांसिस्को में स्थित जो घाटी है, सिलिकॉन वैली के नाम से उन्हें जाना जाता है। और जो ये सिलिकॉन वैली जो है ना वो क्या कहलाती है, एक प्रौद्योगिकी ध्रुव का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है।
इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है आपका, 3 नंबर का प्रश्न होगा, 3 नंबर के 3-3 प्रश्न आएँगे, उसमें एक अथवा की भी व्यवस्था होगी, ऑप्शन भी होगा। अगर मूल प्रश्न हमें नहीं आ रहा है तो अपन अथवा भी कर सकते हैं। तो अथवा मूल प्रश्न 12वें प्रश्न में मूल प्रश्न है, धार्मिक संगठन के बारे में पूछा गया है। तो अपन ये भारत के लोग और अर्थव्यवस्था वाली जो अपनी बुक है, उस बुक के अंदर अपने पहले ही लेसन में भारत की जनसंख्या घनत्व वृद्धि और जनसंख्या संगठन में इसे अपन ने पढ़ा है। इसमें पढ़ा है कि ज्यादातर जो धार्मिक जो संगठन है, वो ज्यादातर देखे जाएगा तो हिंदू धर्म का ज्यादा रहा है, जो लगभग 79.8% आ जाता है। फिर मुस्लिम धर्म 14 पॉइंट के आसपास आता है। फिर सिख धर्म हो गया लगभग, फिर ईसाई धर्म हो गया 2%, 2.3 के आसपास। सिख धर्म 1% के से आसपास है। बौद्ध धर्म 0.7% आ गया। जैन धर्म भी 0.4 आ गया। फिर कुछ अन्य धर्म है जिनमें लगभग 6-7% आ जाते हैं। तो ये सभी जो है ना, इन जनसंख्या संगठन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे धर्म भी हैं जिन कुछ लोग हैं जिनका धर्म का हमें अभी कोई पता भी नहीं है। तो 1-2% के 0.1-2% के आसपास जो है ना, वो भी इसमें शामिल होते हैं। अब आ जाते हैं विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विशेषता। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विस्तृत बड़े पैमाने पर होने वाली जो अनाज खाद्यान्न पदार्थों की जो कृषि होती है, वो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की श्रेणी में इन्हें गिना जाता है। ये इसका जो 12वां का जो अथवा है, उस 12वें के अथवे की अपन बात कर रहे हैं। तो इसके लिए एक सबसे बड़ी विशेषता और है कि विस्तृत वाणिज्य जो अनाज कृषि होती है, वो काफ़ी बड़े पैमाने पर होने वाली ये कृषि है। क्योंकि आपने कृषि के प्रदेश देखे होंगे कि अलग-अलग क्षेत्रों के जो है ना, वो कृषि के प्रदेश हैं। जैसे प्रेरी जो हो गया, सवाना घास के मैदान हो गया, डाउन्स हो गया, ये सभी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस विस्तृत वाणिज्य कृषि की प्रमुख विशेषताओं में देखा जाता है तो सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसलें इसमें शामिल होती है, जिसमें गेहूँ को जो है ना प्राथमिक स्थान दिया गया है। ये विश्व के उन भागों में की जाती है जहाँ पर क्षेत्रफल तो बड़ा विशाल होता है और वहाँ पर रहने वाली जो जनसंख्या होती है ना, वो बहुत ही कम रहती है। तो ऐसे में उस जनसंख्या के लिए थोड़े पदार्थ चाहिए, उनसे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है और बाकी के लिए जो है ना, वो एक व्यापारिक दृष्टि से जो उन क्षेत्रों में उन्हें बेचने का कार्य करते हैं। तो बड़े पैमाने पर जो है ना, ये कृषि का उत्पादन करते हैं। इसमें लगभग बड़े-बड़े क्षेत्रों पर ये बोई जाती है और सारा का सारा कार्य जो ना यंत्रों के द्वारा किया जाता है और यहाँ पर उत्पादन भी अच्छा होता है। जैसे अपने इसमें देखेंगे यूरेशिया के जो स्टेपीज प्रदेश यानी कि एशिया यूरोप के स्टेपीज जो प्रदेश है, वहाँ पर होता है अर्जेंटीना के पंपास हो गया, उत्तरी अमेरिका के प्रेज हो गए, दक्षिण अमेरिका के डाउन्स हो गए, और दक्षिण अमेरिका के वेल्डस हो गए, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स हो गए और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी हो गए। तो ऐसे जो क्षेत्र हैं, वो काफी ज्यादा मात्रा में वस्तु इसका खाद्यान्न पदार्थों का है ना, वो उत्पादन करते हैं। इसके बाद में आता है अपना अगला प्रश्न, मूल प्रश्न आ जाता है इसमें 13वां प्रश्न। ये 13वां प्रश्न यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन-कौन से उपाय किए? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद से जो है ना, वो कौन-कौन से कार्य किए गए? तो ये आपके भारत में भू संसाधन तथा कृषि वाला जो पार्ट है ना, उसमें आएगा और उसमें आपको आराम से इसमें टॉपिक लिखवा रखा है कि भारत में कृषि का विकास जो है ना, वो कैसे हुआ है। तो भारत में कृषि के विकास के लिए सबसे पहले तो हरित क्रांति के ऊपर है ना, वो जोर दिया गया। हरित क्रांति, और हरित क्रांति में भी उन क्षेत्रों का चुनाव किया गया, हरित क्रांति में उन क्षेत्रों का चुनाव किया गया जहाँ पर कृषि का उत्पादन है ना, वो अच्छा होता रहे, यानी हरित क्रांति। हरित क्रांति का जो है ना, वो प्रयोग किया गया और उन क्षेत्रों का चुनाव किया गया जहाँ पर सबसे ज्यादा फसलों का उत्पादन हो सके, जिसके अंतर्गत पंजाब हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश का भी भाग हो गया, राजस्थान के भाग भी जो है ना, इसमें शामिल है। उन क्षेत्रों का चुनाव किया क्योंकि यहाँ पर मृदा भी अच्छी है, जल की प्राप्ति भी थी और जलवायु भी अच्छी थी, ताकि अधिक उत्पादन है ना, वो किया जा सके। यानी कि कृषि ऋतु जो होती है ना, 3 कृषि की ऋतुएं होती हैं, वो तीनों फसलों का यहाँ पर जो है ना, वो उत्पादन किया जाने लगा। और वहाँ पर सबसे ज्यादा एक तो गेहूं को प्राथमिक स्थान दिया गया और एक चावल को, और इसको प्राथमिक स्थान दिया। गेहूं के लिए तो मैक्सिको की किस्म अपनाएगी, मैक्सिको की जो है ना, उच्च वैरायटी वाली किस्म लाएगी, और चावल के लिए जो है ना, वो फिलीपींस की, फिलिपाइन फिलीपींस किस्म का जो है ना, वो प्रयोग किया गया ताकि कम क्षेत्र में अधिक फसलों का है ना, वो उत्पादन किया गया। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता प्राप्ति के जो पश्चात कार्य किया गया, वो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात का जो कार्य था फसलों के उत्पादन के लिए है ना, वो किया गया है ताकि कम क्षेत्र के ऊपर अधिक फसलों का उत्पादन किया जा सके। इसी प्रकार से जल समर प्रबंध एक योजना और आई थी अपनी, और इस जल समर योजना का प्रमुख जो उद्देश्य था ना, वो यही था
ये व्यर्थ बहता जो पानी है अपना, उस व्यर्थ बहते पानी को जो है ना वो किस प्रकार से है ना वो रोका जाना चाहिए। तो इसके अंतर्गत अपन ने शामिल किया था कि धरातल का जो बहता जल है उसको रोकना और भौम जल संचय का स्तर है ना को ऊपर बढ़ाने, यानी वर्षा ऋतु के दौरान धरातल का पानी व्यर्थ बहकर चला जाता है, छोटे मोटे नदी नालों में रुक जाता है, कहीं कहीं जोहड़ वगैरह होते हैं वहां पर रुक जाता है, उस पानी एक जगह संग्रहित नहीं हो पाता है, तो उसकी नालियां वगैरह पक्की होनी चाहिए, या अपने कह सकते ऊबड़ खाबड़ी स्थल नहीं होना चाहिए। तो ये सरकार का जो है ना एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार की योजनाएँ भी चलाई जाती हैं, लोगों को जागरूक भी किया जाता है ताकि लोग अधिक संख्या में जागरूक हो सके। जैसे नीरू और मीरू, जिसे जल और आप कहते हैं। ये कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में प्रारंभ किया गया था। अरवारी जल संसद ये अपने राजस्थान के अलवर जिले में प्रारंभ किया गया, जिसके तहत यानी इन योजनाओं के तहत है ना आंतरिक तालाब, जोहड़ वगैरह खोदकर रोकबांध बनाए गए और उस पानी को एक जगह है ना वो संग्रहित करने का कार्य किया गया। तो ऐसे समर प्रबंधन की जो योजनाएं है ना वो प्रारंभ की गई है ताकि पानी जो व्यर्थ बह रहा है, बरसात का पानी व्यर्थ बहकर जा रहा है ना, उसको कुछ हद तक है ना वो रोका जा सके। इस प्रकार से तीसरा प्रश्न हो गया है आपका। इसके बाद में चौथा प्रश्न देखो। तो अपना चौथा प्रश्न मूल प्रश्न है। 14वां प्रश्न है मूल प्रश्न, उसको देखना है कि परमाणु या नाभिकीय ऊर्जा पर लेख लिखना है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे परमाणु ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या विखंडनीय ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये परमाणु बम वाले हैं, यानी कि इनके परमाणु के विखंडन और संयोजन की क्रिया से परमाणु के नाभिक के केंद्र में से जो है ना अपार ऊर्जा निकलती है, और वो ऊर्जा इतनी इस प्रकार से होती है कि काफी उसमें तीव्र जो है ना वो विस्फोट वगैरह भी हो सकता है। यानी इसमें 1 किलोग्राम यूरेनियम में 1 किलोग्राम 1 केजी जो यूरेनियम होता है उसमें इतनी ऊर्जा होती है जो लगभग हमें 25 लाख किलोग्राम कोयले से 25 लाख किलोग्राम कोयले को अगर जलाएंगे ना तो जितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होगी वो 1 किलोग्राम यूरेनियम से है ना वो प्राप्त हो सकती है। तो इसे काफी ज्यादा विनाशकारी जो है ना वो माना गया है। और इसका प्रभाव भी जो है ना हमने देखा था, या अपन ये कहें कि भारत में परमाणु ऊर्जा की जो स्थापना है ना 1948 में जो है ना वो की गई थी, और इसकी वास्तविक शुरुआत है ना वो 1854 में है ना वो प्रारंभ हुई है, और वो हुई है ट्राम्बे महाराष्ट्र में जो है ना इसकी व्यवस्थित शुरुआत हुई थी। उसके बाद से इसका, जिसे बाद में जो है ना एक नया नाम दे दिया गया, भाभा परमाणु अनुसंधान। भाभा परमाणु परमाणु अनुसंधान 1967 में जो है ना इसे नया नाम है ना वो दे दिया गया था। और इसके कुछ केंद्रों की बात करें तो भारत में जैसे तारापुर तारापुर है, ये महाराष्ट्र में है। इसके अलावा केगा, ये कर्नाटक में है। रावतभाटा, ये अपने राजस्थान में है। काकरापारा, ये गुजरात में है। ठीक है। नरोरा, ये उत्तर प्रदेश में है। इनमें से एक पर्सन जो है ना आपका मानचित्र में भी पूछा जाएगा कि कौन सा है ना वो कहाँ पर स्थित है। इस प्रकार से परमाणु ऊर्जा काफी भयानक है। इसका उदाहरण अपन देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से ये ज्यादातर भयानक है। यानी कि 6 व 9 अगस्त 6 व 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नोको नागासाकी, इन 2 शहरों के ऊपर है ना वो परमाणु बम डाले थे, हिरोशिमा और नागासाकी। यानी 6 व 9 अगस्त 1945 को जापान के 6 को हिरोशिमा और नोको नागासाकी शहरों के ऊपर है ना वो परमाणु बम डाले थे। जिससे और आज भी यहाँ पर जो है ना जीव जंतु जो उत्पन्न हो रहे हैं ना उनमें कहीं ना कोई प्रकार की विकृतियां है ना वो उत्पन्न हो रही हैं। तो ये काफी ज्यादा भयानक जो है ना इसे माना गया है। तो ये परमाणु ऊर्जा जो है ना वो काफी ज्यादा विनाशकारी भी होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं और सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय। तो सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत यानी लगातार, पोषण यानी लगातार पोषण के माध्यम से विकास होता रहे। यानी इस विकास की प्रक्रिया से क्या है कि पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए समाप्य संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग किया जाना चाहिए कि वो भावी पीढ़ी के लिए भी अपन उसे सुरक्षित रख सकते हैं और संसाधनों की प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच में आ जाए और पर्यावरण भी प्रदूषित ना हो। ये तो कहलाता है सतत पोषणीय विकास। अब सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कार्य जो है ना वो किए जाने चाहिए ताकि अपन सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसके लिए एक तो यही है, जल प्रबंधन नीति को है ना वो कठोरता से लागू किया जाना चाहिए। यानी कि जो जल प्रबंधन नीति, जल को एक व्यवस्थित रूप से जो है ना इसका संचालन किया जाना चाहिए। अपव्यय, प्रदूषित होने या व्यर्थ बहने से रोका जाना चाहिए। एक है कि किसानों को जो जल सघनता वाली फसलें बोते हैं किसान,
तो कम पानी वाली फसलें बोएँ, क्योंकि पानी कम पानी वाली फसलों को बोएँगे तो उसमें कुछ हद तक अपन पानी को रोक सकते हैं। इसके अलावा बागवानी वगैरह में खट्टे फलों वाली कृषि भी है ना बोई जानी चाहिए, ताकि उनको पानी की कम आवश्यकता होती है। इसके अलावा नालियों को पक्का करना चाहिए, ताकि वर्षा का पानी जब बहकर जाता है तो वो व्यवस्थित रूप से है ना चला जाए। जगह-जगह है ना वो पानी भरेगा नहीं, और इसकी एक व्यवस्थित जो जगह बना रखी है ना वहाँ तक ये पानी पहुँच सके। इसके अलावा वृक्षारोपण करना चाहिए, और चारागाहों का विकास किया जाना चाहिए, ताकि मृदा का अपरदन होकर पानी जो है ना वो एक एक व्यवस्थित रूप से जो है ना वो चलता रहे, या व्यवस्थित रूप से जो है ना वो पानी हमें मिलता रहे। कहीं इधर-उधर जो है ना वो पानी जाकर अपने व्यर्थ बहने से जो है ना अपन उसे रोक सकते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न आ जाता है, परिवहन किसे कहते हैं? परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। तो परिवहन की एक सीधी सी परिभाषा है कि यात्रियों एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने की जो प्रक्रिया होती है वो परिवहन कहलाती है। परिवहन के साधन अनेक हो सकते हैं, या मार्ग अनेक हो सकते हैं। जल मार्ग हो सकता है, वायु मार्ग हो सकता है, पाइपलाइन परिवहन हो सकता है, और स्थल परिवहन हो सकता है। स्थल में भी सड़क और रेल परिवहन हो सकता है। अब इसको कुछ कारक है ना वो प्रभावित करते हैं। जैसे एक तो जनसंख्या का आकार होता है, कि जिन क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी होती है, परिवहन के साधन भी ज्यादा आएंगे और जाएंगे। एक होता है पूंजी, यानी कि पूंजी वाले जो क्षेत्र होते हैं, जैसे उद्योग वगैरह हो गया, शहरीकरण हो गया, बड़ी राजधानियां वगैरह होगी, वहां पर पूंजी का ज्यादा निवेश होता है, तो उस क्षेत्र में जो है ना वो ज्यादा जनसंख्या है ना वो निवास करेगी। इसके बाद में आ जाता है जलवायु के प्रकार, यानी सम जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर परिवहन का विकास ज्यादा होता है। ग्रीष्म ऋतु वाले मरुस्थलीय क्षेत्रों में परिवहन का विकास नहीं होगा। पहाड़ी क्षेत्र, बर्फीले क्षेत्रों में विकास नहीं होता है। तो सम जलवायु वाले क्षेत्रों में अच्छा विकास होता है। एक हो गया व्यापार का प्रारूप, यानी जहाँ पर व्यापारिक गतिविधियों का संचालन ज्यादा होगा वहां पर परिवहन ज्यादा विकास करेगा। तो इस प्रकार से परिवहन वाले जो क्षेत्र रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहे, यानी कि परिवहन के लिए जिधर जनसंख्या का आना जाना ज्यादा रहेगा उधर जो है ना वो परिवहन मार्गों का विकास या परिवहन का ज्यादा विकास हो गया, कि उन क्षेत्रों में लोगों को लाने ले जाने के लिए, उनकी गतिविधियों के अच्छे संचालन के लिए जो है ना वो ज्यादातर परिवहन मार्गों का विकास करना पड़ता है, इसलिए वो ज्यादा रहेंगे। इसका अथवा में आ गए फिर उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि उद्योगों को कई कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं, और ये 4 नंबर का प्रश्न आता है तो ज्यादातर 4 कारक उसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें एक तो अगर अपन देखा जाए तो एक तो शामिल कर सकते हैं कच्चा माल, कच्चा माल। दूसरा हो गया बाजार की समीपता, बाजार की समीपता या बाजार की समाप्यता भी लिख सकते हैं, समीपता या, ठीक है। एक 3 हो गया। तीसरा हो गया ऊर्जा के साधन, ऊर्जा के स्रोत भी हो सकते हैं। चौथा हो गया परिवहन हो गया। पांचवा हो गया पूंजी। छठा हो गया बाजार। ये बहुत से ऐसे कारक होते हैं जो जन उद्योगों को प्रभावित करते हैं। जहाँ पर कच्चे माल की प्राप्ति होगी वहीं पर उद्योग ज्यादातर स्थापित होते हैं। जैसे गन्ना उद्योग है वो कच्चे माल वाले क्षेत्रों में होगा। लोहा इस्पात उद्योग है वो भी कच्चे माल वाले क्षेत्रों में होगा। बाजार के समीप उद्योग स्थापित किए जाते हैं ताकि वस्तुएं उद्योगों में तैयार होती है सीधे बाजारों में पहुंच जाए। ऊर्जा कि किस प्रकार की ऊर्जा के स्रोतों पर निर्भर है, कोयले के ऊपर है या विद्युत के ऊपर है या गैसों से संचालित होते परिवहन, कौन से परिवहन के साधन है, स्थल परिवहन के हैं या जल परिवहन के। पूंजी जितनी ज्यादा पूंजी होगी उद्योग उतना ही ज्यादा विकास करेगा। और बाजार की समीपता वाला जो है वो बाजार का समीप भी होना बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि उद्योगों को कुछ कारक हैं जो काफी ज्यादा प्रभावित है ना वो करते हैं, और उन्हीं के अनुसार जो है ना वो उद्योगों का संचालन भी होता रहता है। इसके बाद में अपना 16वां लेसन आता है। 16वां जो क्वेश्चन है वो आता है कि रेल परिवहन को परिभाषित करना है, यानी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो रेल का विकास यानी कि स्थल परिवहन की श्रेणी में आता है रेल परिवहन, जिसमें रेल का भारत में जो है ना 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेल का जो विकास है वो 16 अप्रैल 1853 को जो है ना वो हुआ था, और वो भी मुंबई से थाने के बीच जो है ना लगभग 34 किलोमीटर की दूरी में जो है ना वो भारत में रेल का विकास हुआ था। वैसे देखा जाए तो लगभग 1823-25 में इंग्लैंड में जो है ना वो रेलवे का प्रारंभ हुआ था, जो इंग्लैंड के स्टोकटन से डर्लिंगटन के मध्य जो है ना ये उद्योग, ये रेल मार्ग है ना वो चला था। लगभग 2019-20 के हिसाब से देखे जाए तो लगभग 67,000 से ज्यादा जो है ना वो किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है ना वो भारत में मौजूद है। अब रेल मार्गों की लाइनों के आधार पर इसे 3 भागों में विभाजित किया गया रेल मार्ग के आधार पर। जिसे एक तो होता है बड़ी लाइन कहते हैं, बड़ी लाइन ब्रॉड गेज कहते हैं, जिसे ब्रॉड गेज आता है। इसकी जो चौड़ाई होती है ना वो 1 पॉइंट लगभग 616 किलोमीटर के आसपास होती है, यानी कि एक
मीटर से जो है ना वो इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, 1.5 मीटर से ज्यादा होती है। इसे जो ब्रॉड गेज या मीटर लाइन कहते हैं। आजकल की जो रेलवे की जो लाइनें है ना वो सारी लगभग इसी प्रकार की बनाई जा रही है। ये लगभग 63-64 हजार के आसपास जो है ना वो भारत में ब्रॉड गेज की लाइन है। इसके बाद में दूसरी आ जाती है मीटर गेज लाइन। मीटर गेज यानी साफ ही चल रहा है कि मीटर गेज, इसकी लाइन की जो चौड़ाई होती है ना वो 1 मीटर होती है। ज्यादातर ये लाइनें अब मीटर, पहले मीटर गेज में थी, जब इसको ब्रॉड गेज में किया जाता है लगभग 2-2.5 हजार 2400 किलोमीटर के आसपास इसकी लाइनें है ना ये बची है। फिर एक आ जाता है छोटी लाइन। छोटी लाइन को नेरो गेज भी कहते हैं, नैरो गेज लाइन। यानी कि इसके मध्य की जो दूरी होती है नैरो गेज की वो लगभग 0.762 के आसपास होती है, यानी कि लगभग आधा मीटर से ज्यादा होती है। इस प्रकार की जो रेलें हैं उनकी लगभग 1500-1600 किलोमीटर के आसपास की जो है ना वो इसकी लंबाई है। और ज्यादातर ये पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में इसका जो है ना वो संचालन किया जा रहा है। तो धीरे धीरे जो है ना ये कम हो रही है। इसी रेल लाइन में एक रेल परियोजना हो रहा है अपनी, जो अति महत्वपूर्ण है। रेल लाइन में अति महत्वपूर्ण है कोंकण रेलवे परियोजना। यानी ये कोंकण रेलवे जो परियोजना है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण परियोजना है। इसका विकास कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र, 3 राज्यों द्वारा होता है। कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र, ये 3 राज्यों से जो है ना ये प्रस्तावित है। जो लगभग 760 किलोमीटर लंबी जो है ना ये रेल मार्ग है। इस रेल मार्ग बहुत ही ये अच्छा है, जो महाराष्ट्र से प्रारंभ होता है, महाराष्ट्र के रोह से प्रारंभ होगा और कर्नाटक के बेंगलोर तक जाता है, यानी कि बीच में गोवा आ जाता है। ये इतना महत्वपूर्ण है, ये लगभग 146 तो नदियों को पार करता है। छोटी मोटी नदियां हो गई, 2000 जो है ना वो पुल आते हैं इसके मार्ग में, और 91 जो है ना वो सुरंगें आती है। और इसी में लगभग 6.5 किलोमीटर लंबी जो है ना वो सुरंग भी पाई जाती है। तो यानी कि ये कोंकण रेलवे परियोजना अति महत्वपूर्ण जो है ना वो टॉपिक है। इसका अलग से केवल कोंकण रेलवे परियोजना के माध्यम से भी जो है ना इसका अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो रेल मार्ग जो है ना महत्वपूर्ण एक रेल श्रेणी में इसे गिना जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न आ रहा है, 16वें प्रश्न का अथवा आ रहा है आपका। ये 16वें प्रश्न का अथवा है अब इसमें कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तनों के वर्गीकरण को बताना है। यानी कि भारत के जो पश्चिमी तट है, इस पश्चिमी तट के ऊपर जैसे मान लो भारत की स्थिति आपने ये देखी होगी इस प्रकार से, इस प्रकार से जो ये भारत की ये स्थिति होती है, ये तो पूर्वी भाग है इसका, ये तो पूर्वी भाग आ जाएगा और ये पश्चिमी भाग आता है। तो इस पश्चिमी भाग के ऊपर जो है ना ये तट स्थित होते हैं। तो जैसे मान लो अपन शुरू से ही चलते चले थे, तो ये कांडला बंदरगाह हो गया, कांडला बंदरगाह हो गया। यहाँ पर आ जाएगा आपका मुंबई बंदरगाह हो गया। यहाँ पर पास में जेएलएन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो गया। यहाँ गोवा पर मार्मोगावा हो गया। कर्नाटक में मंगलोर पतन हो गया इसका। केरल में कोची पतन हो गया। तो 4-5 ये पतन है जो महत्वपूर्ण आते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है ना वो मुंबई पतन आता है, जो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह की श्रेणी में इसे गिना जाता है। तो इस प्रकार से आपके ये प्रमुख पतन रहे हैं। इससे पहले वाले पेपर में अपन ने इस पूर्वी पतन पढ़े थे, 6-7 पतन थे, और ऐसे अब ये पश्चिमी पतन हो गया। इसके बाद में आता है अपना 17 वाले जो क्वेश्चन है वो है मैप से संबंधित। जो 2 नंबर का भारत का मैप होगा और 2 नंबर का ही जो है ना वो विश्व का मैप होगा। अब इस मैप को भी मैं आपको एक थोड़े से ड्रॉ करके है ना वो समझा देता हूँ कि किस प्रकार से जो है ना ये आएगा। यहाँ पर देखना आप, यानी ये लगभग अपन दक्षिणी अमेरिका की जो है ना वो स्थिति यहाँ पर बना लेते हैं इसको। इधर से देखना आप, ये दक्षिण अमेरिका की जो है ना वो स्थिति हो गई है ये इस प्रकार से, और ये उत्तरी अमेरिका लगभग इस प्रकार से हो गया है। ये आपका अफ्रीका है, अफ्रीका हो गया, और ये प्रायद्वीपीय देश हो गए, ये भारत आ गया है। इस प्रकार से आपका यूरोप और एशिया महाद्वीप हो गया, यहाँ पर ये पूर्वी एशियाई देश होकर ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया है। इस प्रकार से अपना देश अपन ये विश्व का मानचित्र है ना वो बना लिया है। अब इस विश्व के मानचित्र में आप देखना इसमें क्या क्या चीजें पूछी गई। एक तो है ना वो सिडनी पूछी गई है, तो स्वाभाविक है सिडनी जो है ना हमें ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के ऊपर स्थित है ये सिडनी, तो ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल पूर्व में जो है ना अपने से भर देंगे। उसके बाद में है ना वो डरबन पूछा गया है। तो डरबन दक्षिण अफ्रीका का ये जो पूर्वी वाला भाग है डरबन है ये। ध्यान में रखना पूर्वी और पश्चिमी चक्कर में मत फंसाना। ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी तट है ये तो पर्थ है, और अफ्रीका का ये जो पश्चिमी तट है वो क्या है, केप टाउन है, केप टाउन। तो ये पूर्वी तट की अपन बात कर रहे हैं इसकी, डरबन की और इस सिडनी की। इसके बाद में ये आ गया आपका ब्राजील।
ठीक है? ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका का ये जो भाग ये इस पथरी ये जो कोने से निकली हुई होती है ना, ये भाग आपका ब्राज़ील है। ठीक है? इसके बाद में एक और आ गया न्यूज़ीलैंड, तो आपको ऑस्ट्रेलिया के पास में इधर आपको इस प्रकार से ऐसी जगह दिखेगी, ऐसे निशान से लगे हुए होंगे, जो आपका आ जाएगा न्यूज़ीलैंड। ठीक है? इस प्रकार से ये आपके विश्व का जो है ना वो मानचित्र हो गया है। इसी के बाद में भारत का भी और है, भारत का मानचित्र भी आता है 2 नंबर का, तो इसमें भी अपन भारत के मानचित्र को भी है ना वो ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें भी अपन ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि कौन-सा क्षेत्र जो है ना वो कहाँ पर है। इस प्रकार से अपन ने इसको जो है ना वो ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पर है ना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पहला पूछा जा रहा है इसमें मुंबई हाई, सबको नज़र आ रहा होगा ये मुंबई हाई। तो ये अपने मुंबई शहर से अंदर अरब सागर में लगभग एक अरब सागर के अंदर स्थित है मुंबई हाई। यहाँ से हमें तेल जो है ना खनिज तेल वगैरह है ना वो यहाँ से निकाला जाता है, तो ये अरब सागर में स्थित है। इसके बाद में आ गया रावत भाटा। रावत भाटा यानी कि राजस्थान में, ये राजस्थान हो गया, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में लगभग यहाँ से है। यहाँ पर इस प्रकार से स्थिति होती है ना अपने राजस्थान की, इस प्रकार से ये स्थिति है। तो यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के पास में जो है ना ये रावत भाटा है। ठीक है। इसके बाद में अगला है दिल्ली। दिल्ली बिल्कुल एक प्रशासनिक राजधानी है, तो कई बार इसका प्रश्न भी पूछा जाता है, तो यहाँ पर जो है ना ये दिल्ली है। भारत के प्रशासनिक नगर भी इसे कहा जाता है दिल्ली। एक आ गया कोच्चि, यानी कि केरल में कोच्चि बंदरगाह के बारे में पूछा गया, जो कोच्चि केरल के बिल्कुल तट के ऊपर जो है ना स्थित है। तो इस प्रकार से हम ये मानचित्र जो है ना वो ड्रॉ किए हैं। तो अपन ने 2 पेपर जो है ना अपने मॉडल पेपर तैयार हो गए हैं और आप अपनी मेहनत में जो है ना और ज़्यादा गति देने के लिए मैं ये मॉडल पेपर आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक है ना पहुँचाएँ और इसका गहन अध्ययन करें। जैसे भी मॉडल पेपर बता दिया जाता है, उसको तुरंत जो है ना याद करने की कोशिश करें और प्रत्येक 2 दिन के अंतराल पर अपने मॉडल पेपर डालेंगे। अब 2 दिन बाद में यानी तीसरे दिन संडे को जो है ना ये मॉडल पेपर अब डाला जाएगा। संडे या मंडे को डालेंगे इसमें, तब तक आप इन पीछे के जो मॉडल पेपर है ना उनका आप रिवाइज़ करते रहिएगा। तो इस प्रकार से इस चैनल के माध्यम से आपको समय-समय पर ये मॉडल पेपर है ना वो मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो आज अपने दूसरा मॉडल पेपर जो है ना वो हल कर दिया गया है। यानी कि हल सहित मॉडल पेपर है ना ये डाले जा रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचाएँ और ये लगभग संभावित प्रश्न है। लगभग हर बार जो है ना मैं ऑफलाइन जो है ना बच्चों को बताया करता हूँ और उसमें लगभग अपने 90 प्लस जो है ना बच्चे स्कोर कर जाते हैं। पहली बार ये व्यवस्था की गई है कि अधिक से अधिक लोगों को ऑफलाइन के अलावा भी दूर के क्षेत्र लोगों तक इसे पहुँचाया जाना चाहिए। तो आप इसे तैयार करते रहिए और अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर है ना वो ज़रूर करते रहें। धन्यवाद।